नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। बीएसई लिमिटेड यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तीसरी तिमाही FY 26 की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट। ये कॉल 9 फरवरी 2026 को हुई थी। और ये सिर्फ आंकड़ों की एक लिस्ट नहीं है। ये ट्रांसक्रिप्ट दरअसल भारत के कैपिटल मार्केट्स में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी कहता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इसी कहानी को डीकोड करना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीएसई का ये शानदार प्रदर्शन आया कहाँ से, इसके पीछे की वजह क्या है और सबसे जरूरी ये भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप के बारे में हमें क्या बताता है। तो चलिए इस ट्रांसक्रिप्ट की परतों को खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले कॉल की शुरुआत में एक बड़ी तस्वीर पेश की गई। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, ट्रेड को लेकर अनिश्चितता है, लेकिन इन सब के बावजूद इंडियन इकोनॉमी काफी मजबूत दिख रही है। हाँ, और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड सामने आया है जो मुझे लगता है इस पूरी कहानी का आधार है। 2025 में जब FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे थे। एक मिनट, FPIs मतलब बाहर के बड़े बड़े फंड्स? एग्जैक्टली। तो जब वो पैसा निकाल रहे थे तब हमारे अपने घरेलू संस्थागत निवेशकों DIIs ने मोर्चा संभाला, जैसे LIC, बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनियां। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। DIIs ने 2025 में रिकॉर्ड 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। ये 2024 के 5,25,000 करोड़ से मतलब 33% ज्यादा था। ये एक तरह से भारतीय बाजार का आत्मनिर्भर होना दिखाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब बाजार में विदेशी पैसे के आने जाने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा? कह सकते हैं, मतलब बाजार में एक शॉक अब्जॉर्बर तैयार हो गया है। पहले FPIs की बिकवाली से बाजार में जो भारी गिरावट आती थी, अब DIIs की खरीदारी उसे काफी हद तक संभाल लेती है। आम निवेशक के लिए इसका मतलब है कि बाजार में पहले से ज्यादा स्थिरता है। बिल्कुल, वॉलेटिलिटी कम हुई है। और इस कहानी का हीरो कौन है? आम निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर। अच्छा, वो कैसे? उनका भरोसा इतना मजबूत है कि 2025 में अकेले SIPs के जरिए 3.34 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये दिखाता है कि अब लोग सिर्फ तेजी में पैसा नहीं लगा रहे, बल्कि एक अनुशासित तरीके से हर महीने लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं। ये कल्चरल शिफ्ट है। ठीक है, तो माहौल मजबूत है, घरेलू पैसा बाजार को संभाल रहा है। इसी बैकग्राउंड में बीएसई ने अपने नतीजे पेश किए और ये लगातार 11वीं तिमाही थी, है ना? हाँ, लगातार 11वीं तिमाही जब उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड स्तर पर था। अब जरा आंकड़ों पर आते हैं। Q3 FY 26 में उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था 1,334 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 62% ज्यादा है। हाँ, 62% की ग्रोथ। ये तो किसी तेजी से बढ़ती हुई टेक कंपनी जैसा आंकड़ा है, एक 750 साल पुराने स्टॉक एक्सचेंज के लिए नहीं। सही पकड़ा। और मुनाफे की बात करें तो? हाँ, मुनाफे का क्या हाल रहा? मुनाफा तो और भी तेजी से बढ़ा। नेट प्रॉफिट 176% बढ़कर 602 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन यहां जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा है मेरे लिए, वो है ऑपरेटिंग एबिडा। ओके, ऑपरेटिंग एबिटा, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि ये कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशन से होने वाला मुनाफा है, और वो 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 732 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 3 गुना? हाँ, और इससे भी जरूरी है मार्जिन। BSE का EBITDA मार्जिन 39% से बढ़कर 59% हो गया। 39 से 59%? जी, इसका मतलब यह है कि पहले BSE अपनी हर 100 रुपए की कमाई पर सारे खर्चे निकालकर लगभग 39 रुपए बचा रहा था। अब वो उसी 100 रुपए की कमाई पर 59 रुपए बचा रहा है। वाह, ये तो कमाल की एफिशिएंसी है। मतलब वो सिर्फ ज्यादा कमा नहीं रहे, बल्कि हर रुपए पर ज्यादा बचा भी रहे हैं। पर ये पैसा आ कहां से रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण था ट्रांजैक्शन चार्जेस में 86% की भारी बढ़ोतरी। जब भी कोई शेयर, डेरिवेटिव या म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदता या बेचता है, तो एक्सचेंज एक छोटा सा चार्ज लेता है। और जब बाजार में एक्टिविटी बढ़ती है तो ये छोटी छोटी रकम मिलकर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बन जाती है। एग्जैक्टली। और ये हमें सीधे उस सेगमेंट की तरफ ले जाता है जिस पर आजकल सबकी नजर है, डेरिवेटिव्स। हाँ, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और दिलचस्प पहलुओं की बात करते हैं जो बीएसई कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो बाजार को डेवलप करने का काम भी कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उनका SME प्लेटफॉर्म। हाँ, छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए जो प्लेटफॉर्म है। सही। 1 फरवरी 2026 को इस प्लेटफॉर्म पर 720 कंपनी लिस्ट हुई। 700 कंपनियां? हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि आखिरी 100 कंपनियां सिर्फ 179 दिनों में जुड़ी, जो अब तक का सबसे तेज आंकड़ा है।
इन 700 एसएमई ने मिलकर 14,735 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये आंकड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इन छोटी कंपनियों में निवेश करना ज्यादा जोखिम भरा नहीं है? बीएसई इनकी क्वालिटी कैसे सुनिश्चित करता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, बीएसई एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन निवेश का फैसला तो हमेशा निवेशक का होता है। बीएसई की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि ये कंपनियां सेबी के नियमों का पालन करें, अपनी जानकारी सही दें और पूरी तरह पारदर्शी हों। लेकिन जोखिम तो रहता ही है। हाँ, एसएमई में निवेश हमेशा बड़ी स्थापित कंपनियों से ज्यादा जोखिम भरा होता है। बीएसई का काम रास्ता बनाना है, लेकिन उस रास्ते पर गाड़ी चलाना निवेशक का काम है, पूरी सावधानी के साथ। ये एक अच्छा पॉइंट है। अब एसएमई से आगे बढ़कर आम लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं। मैंने सुना है उन्होंने भारतीय डाक विभाग के साथ कुछ किया है। हाँ, और ये मेरे हिसाब से उनकी सबसे प्रभावशाली पहलों में से एक है। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ एक समझौता किया है। अच्छा। भारत में डाकघरों का नेटवर्क जबरदस्त है, जो देश के कोने-कोने तक फैला हुआ है। इस समझौते के तहत इन डाकघरों का इस्तेमाल करके बीएसई स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। इसका मतलब अब कोई छोटे से गांव का व्यक्ति भी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएगा। बिल्कुल, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, और इसका सबूत हमें निवेशक खातों की संख्या में भी दिखता है। बीएसई पर रजिस्टर्ड इन्वेस्टर अकाउंट्स की संख्या 24 करोड़ को पार कर गई है। 24 करोड़? ये संख्या तो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। चलिए अब उस सेगमेंट की बात करते हैं जो इस पूरी ग्रोथ स्टोरी का इंजन बना हुआ है, डेरिवेटिव्स। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो जैसे एक धमाका हुआ है। बीएसई के इंडेक्स डेरिवेटिव सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। इस तिमाही में उनका औसत दैनिक प्रीमियम टर्नओवर 19,459 करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। ये आंकड़े तो शानदार हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डेरिवेटिव्स में इतनी तेजी सिर्फ सट्टेबाजी है, असली निवेश नहीं। क्या ये एक तरह का बबल है? देखिए, डेरिवेटिव्स एक दोधारी तलवार है। इसका इस्तेमाल हेजिंग यानी जोखिम कम करने के लिए भी होता है, और सट्टेबाजी के लिए भी। ये सच है कि डिटेल निवेशकों का एक बड़ा हिस्सा इसमें तेजी से पैसा बनाने के लिए आता है, और अक्सर पैसा गंवाता भी है। लेकिन बीएसई की सफलता के पीछे एक सोची समझी रणनीति भी है। हाँ, बिल्कुल। उनका सेंसेक्स इंडेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अब मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक बन गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने अपनी एक्सपायरी साइकिल को शुक्रवार से बदलकर गुरुवार कर दिया। अच्छा, सिर्फ एक दिन बदलने से इतना फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ा। इससे उन्हें एक क्लियर विंडो मिली और ट्रेडर्स के लिए एक नया विकल्प खुल गया। इससे उनकी लिक्विडिटी और मार्केट शेयर दोनों में भारी बढ़ोतरी हुई। ये तो एक स्मार्ट मूव लगता है, लेकिन इतनी ज्यादा ट्रेडिंग को संभालने के लिए टेक्नोलॉजी भी तो उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। और यही पर उन्होंने एक बहुत बड़ा अपग्रेड किया है। उनके क्लियरिंग हाउस आईसीसीएल ने अपनी क्षमता को अपग्रेड किया है। पहले उनका सिस्टम प्रति सदस्य प्रति सेकंड 3,000 ट्रेड्स को संभाल सकता था। 3,000? और अब उन्होंने इसे बढ़ाकर 27,000 ट्रेड्स प्रति सेकंड कर दिया है। एक मिनट, 3,000 से 27,000? ये तो 9 गुना की बढ़ोतरी है। ये अपग्रेड कितना जरूरी था? ये बहुत जरूरी था। इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम पहले लिमिट पर था, बल्कि ये कि वो भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। ये 9 गुना का अपग्रेड दिखाता है कि उन्होंने कितनी लंबी छलांग लगाई है, और वो अब इस रेस में किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो हमने बीएसई की परफॉर्मेंस और उनके की इनिशिएटिव्स को समझ लिया। अब कॉन्फ्रेंस कॉल के उस हिस्से पर चलते हैं जहां मैनेजमेंट से सवाल जवाब हुए। इससे हमें उनकी भविष्य की सोच का पता चलता है। एक सवाल कमोडिटी बाजार को लेकर था। हाँ, और सीईओ का जवाब बहुत सधा हुआ और प्रैक्टिकल था। उन्होंने माना कि कमोडिटी एक जरूरी सेगमेंट है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि बीएसई ने डेरिवेटिव्स में अपना सफर अभी कुछ ही समय पहले, लगभग 30 महीने पहले शुरू किया है। तो उनकी पहली प्राथमिकता इक्विटी डेरिवेटिव्स है। बिल्कुल। पहले एक चीज में महारत हासिल करो, फिर आगे बढ़ो। उन्होंने कहा कि एक बार जब वे इक्विटी डेरिवेटिव्स में एक स्थिर खिलाड़ी बन जाएंगे, तो वे निश्चित रूप से कमोडिटी जैसे दूसरे मौकों पर भी गंभीरता से विचार करेंगे। ये एक फोकस्ड अप्रोच है। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा था एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में हुए बदलावों का। इस पर उनकी क्या राय थी? उनका जवाब काफी दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव के हिसाब से ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ाने का वॉल्यूम पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ओके। लेकिन फ्यूचर्स पर टैक्स बढ़ाने के पीछे सरकार का इरादा शायद ये है कि रिटेल निवेशकों को स्पेक्युलेटिव फ्यूचर्स ट्रेडिंग से हटाकर लंबी अवधि के इक्विटी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और क्योंकि बीएसई की डेरिवेटिव्स ग्रोथ का मुख्य इंजन ऑप्शंस हैं,
फ्यूचर्स नहीं, इसलिए उन्हें अपने बिजनेस पर कोई बड़ा असर पड़ने की चिंता नहीं है। सही पकड़ा। उनकी ग्रोथ ऑप्शन से आ रही है और उस पर टैक्स का असर मामूली होता है, इसलिए वो इस बदलाव को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे। कॉल में फीस या चार्जेस बढ़ाने को लेकर भी सवाल हुआ होगा। हाँ, ये सवाल पूछा गया। मैनेजमेंट ने कहा कि फीस कोई पत्थर की लकीर नहीं है और इसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही। क्या? उन्होंने कहा कि एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन MII के तौर पर उनका एकमात्र मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वो बाजार के इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। उनका काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि बाजार को गहरा और मजबूत बनाना भी है। इसलिए वो कोई भी फैसला लेने से पहले बाजार की क्षमता, अपने ग्राहकों की राय, इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। वो सही समय का इंतजार करेंगे। ये एक जिम्मेदाराना रवैया लगता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? पहली और सबसे बड़ी बात तो यह है कि BSE अब सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। ये एक तेजी से बढ़ती हुई विविध फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और इसकी सफलता सीधे तौर पर भारत के बढ़ते घरेलू और रिटेल इन्वेस्टर बेस से जुड़ी हुई है। और उनकी रणनीति सिर्फ एक दिशा में नहीं है, वो कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ वो SME को पैसा जुटाने में मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो डाकघरों के जरिए म्यूचुअल फंड को भारत के दूरदराज के गांव तक पहुंचा रहे हैं, और तीसरी तरफ वो अत्याधुनिक तकनीक में निवेश करके अपने सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। उनका ये रेकॉर्ड वित्तीय प्रदर्शन इसी मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी का नतीजा है। एकदम। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे भारतीय बाजारों में अब विदेशी पैसे पर निर्भरता कम हो रही है और घरेलू पूंजी एक प्रमुख शक्ति बनती जा रही है। हाँ, ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार है। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे भारतीय बाजार आत्मनिर्भर हो रहा है, ये बाजार के मूल चरित्र को कैसे बदल देगा? क्या घरेलू पूंजी का ये दबदबा हमें वैश्विक झटकों से हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा, या फिर ये कुछ नए तरह के घरेलू जोखिमों को जन्म देगा जिनके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है?